अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ में। थोड़ा पुराना लेक्चर एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, जिसमें क्या पढ़े थे हम, एक मरतबा देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर में हम देखे थे बेटा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, आई मीन तूली मौज, और ट्रांसवर्स वेव, अर्जी मौज क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तूली मौज में हम ये बताए थे कि पार्टिकल्स आगे या पीछे की तरफ में हरकत करते, पार्टिकल्स आगे या पीछे की तरफ में हरकत करते, और मौज जो है किसी एक सिमत में हरकत करेंगे। जैसा कि पार्टिकल्स आगे पीछे हरकत कर रहे, और मौज भी एक मखसूस सिमत में आगे बढ़ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं मौज इस सिमत में आगे बढ़ रही है, ज़र्रात भी उसी लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, हरकत कर रहे हैं, वही लाइन में हरकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिस लाइन में मौज आगे बढ़ रही है उसी लाइन में पार्टिकल्स हरकत कर रहे हैं। ऐसी मौज को तूली मौज, यानी कि एक टूल के अंदर ही सारी चीज़ें हो जा रही। ठीक है, उसके बाद में अगली चीज़, अर्जी मौज में क्या होता, पार्टिकल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते। पार्टिकल ऊपर या नीचे हो रहे, ऊपर या नीचे हो रहे, ठीक है, लेकिन मौज जो है वो आगे बढ़ रही है, मौज जो है वो आगे बढ़ रही है ना। ठीक है, ये इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखें। इसको हम अर्जी मौज बोलते हैं बेटा, या ट्रांसवर्स वेव हम बोल सकते हैं, अर्जी मौज या ट्रांसवर्स वेव हम बोलेंगे। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आवाज़ की मौज की खुसूसियात हम देखते हैं। खुसूसियात क्या है, देखिए, अ साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फैक्टर्स, यानी कि एक साउंड को 3 तरीके से पहचाना जा सकता है। एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, और स्पीड, साउंड की स्पीड। ठीक है, पी है वो। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड किसको बोले, जरा अच्छे से देखना। अब मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते कि ये हमारा एक साउंड का सोर्स है, यहाँ से साउंड निकला है। राइट, बहुत अच्छे, ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड निकला। यहाँ पर बहुत सारे हवा के ज़र्रात है, ये बहुत सारे हवा के ज़र्रात है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कान है। ठीक है, अब ऐसे केस में ये जो साउंड यहाँ से निकला है, ठीक है, वो साउंड की एनर्जी जब इसको मिलेंगी तो ये आगे पीछे हरकत करेगा, यानी कि इसको एहतजाजी हरकत हम बोलेंगे। ऑसिलेट करना, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेट करता ना आगे पीछे, उस तरीके से। तो जैसे ही साउंड बाहर निकलेगा, ये पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे। ये इसके बाद का पार्टिकल भी क्या है, आगे पीछे ऑसिलेट करता। तो अब पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी, वो कितना दूर हटा है देख लीजिए आप। ठीक है, हो सकता है कि पार्टिकल अपने असली मुकाम से इतना हटे, ठीक है, या फिर हो सकता है पार्टिकल अपने असली मुकाम से इतना हटे, या हो सकता है कि पार्टिकल अपने मुकाम से थोड़ा ज़्यादा हटे, है नहीं। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल हट रहा है, उसके सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, उसके आज़म तरीन यानी कि सबसे बड़ा, आज़म यानी कि बड़ा, आज़म तरीन यानी कि सबसे बड़ा, तो उसका जो सबसे बड़ा नखले मकान है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, पार्टिकल सबसे ज़्यादा कितना हटा है। ठीक है, अभी कुछ पार्टिकल रहते, उनका उनका जो डिस्प्लेस होने का तरीका है, ठीक है, उनका एहतजाज करने का तरीका कैसा रहता, इधर 2 सेंटीमीटर हटे, इधर 2 सेंटीमीटर हटे, बस उनको 2 सेंटीमीटर इधर उधर में खेल लेते। कुछ पार्टिकल्स रहते जो कि इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, ऐसा इसमें ही खेल लेते। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड हुआ, ऊपर के केस में 2 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड हुआ, यानी कि मैक्सिमम वो कितना हट सकता है, मैक्सिमम वो कितना हट सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। और ये मान लीजिए पार्टिकल की अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, पार्टिकल इधर 6 सेंटीमीटर हटा, इधर 6 सेंटीमीटर हटा, तो 6 सेंटीमीटर में आगे पीछे वो खेल रहा है, तो मैक्सिमम वो कितना डिस्प्लेस कर सकता है, 6 सेंटीमीटर। तो उसका एम्पलीट्यूड बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर के। अब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, आवाज़ उतनी बुलंद रहेंगी, आवाज़ उतनी ऊंची रहेंगी। जैसा कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ है,
शेर के दहाड़ने की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लाउडर रहता है उसका साउंड। क्यों? क्योंकि उसके साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है शेर के दहाड़ने की आवाज़। कुछ कुछ मोटे मोटे तगड़े अंकलों की आवाज़ देखो कैसे होती, ऊंची बुलंद रहती एकदम, ए क्या करे हाँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो उनके साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है, बुलंद आवाज़, ऊंची आवाज़। ठीक है, अगर कोई ढोल बैंड ले लेंगे, मारेंगे आप, ढम 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 बजाएंगे, वो साउंड ऊंचा बुलंद रहता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है बहुत क्लियरली आप समझ लीजिए, जब से मैं समझाया हूँ। एक और मरतबा बता देता हूँ कि जब साउंड एक जगह से निकल रहा और दूसरी जगह पहुँच रहा तो बीच के जो ज़र्रात है वो इर्तियाश करते, वाइब्रेट करते, हरकत में आते, आगे पीछे एहतजाजी हरकत करते, ऑसिलेटरी मोशन करते। वो ऑसिलेट होने के दौरान में आगे भी जाते पीछे भी आते, आगे भी जाते पीछे भी आते, आगे भी जाते पीछे भी आते। ठीक है, तो अपनी जगह से कितना ज़्यादा हटे हैं, वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुए हैं, उनको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ये जितना ज़्यादा रहता साउंड उतना ज़्यादा बुलंद या उतना ज़्यादा लाउडर रहेगा। तो एम्पलीट्यूड किससे जुड़ा हुआ है? साउंड के लाउडनेस से जुड़ा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? ठीक है, पार्टिकल एक बारी में कितना ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। मान लीजिए 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेट किया, 2 बार ऑसिलेट करे। ठीक है, एक मरतबा जाग के आया, फिर एक मरतबा जाग के आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, अब उसके बाद में नहीं सर 1 सेकंड में 4 बार गया, 1 2 3 4, मतलब 4 मरतबा जाना और आना। ठीक है, एक मरतबा गया आया, एक दौर मुकम्मल हुआ, गया आया और एक दौर मुकम्मल हुआ, गया आया और एक दौर मुकम्मल हुआ। इस तरीके से 1 सेकंड में वो जितने ज़्यादा दौर लगाएगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे साउंड से जुड़ी हुई है? फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है उनका साउंड कैसा रहता है मालूम? अभी कभी देखे होंगे, अब मान लो कोई लड़की बैठी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉकरोच गिर गया, जैसे उसके ऊपर कॉकरोच गिर जाता कैसे चिल्लाते हो ई पी करके, मतलब उनकी आवाज़ जो एकदम बारीक होती। ठीक है, और आप सुबह सुबह चिड़ियों के, कोयल के जो है जब उनका गाना जब आप सुनते हैं, जब वो चहकते है नहीं, तो उनकी भी जो आवाज़ कहती है एकदम बारीक सी रहती। तो ऐसे बारीक जो आवाज़ है, जितनी ज़्यादा बारीक आवाज़ रहेंगी उतना ज़्यादा वो साउंड का फ्रीक्वेंसी रहेगा। जितनी ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक निकलेंगी। साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा आवाज़ उतनी बड़ी निकलेंगी, बुलंद आवाज़। ठीक है, और ये साउंड का स्पीड क्या है ये आगे पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। तो ये साउंड के एम्पलीट्यूड और साउंड के लाउडनेस से रिलेटेड है। ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट कर सकते हैं? साउंड का पिच। ठीक है, पिच यानी पिच किसको बोलते हैं? साउंड का पिच किसको बोलते हैं? कितनी ज़्यादा बारीक आवाज़ है उसको बोलेंगे पिच, कितना ज़्यादा बारीक आवाज़ है उसको बोलेंगे साउंड का पिच, कितना ज़्यादा ऊंची आवाज़ है, ठीक है, उसको बोलेंगे साउंड का लाउडनेस। कितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ है लाउडनेस, कितना ज़्यादा बारीक है वो हो गया पिच। ये चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, शेर के दहाड़ने में और कोयल के गाने में फ़र्क यही है, शेर के दहाड़ने में साउंड का लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है, और चिड़िया के बारीक आवाज़ निकालने में वहाँ पर पिच ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी चीज़ें समझाया है। स्पीड का डेफिनेशन आपको आगे देखने को मिलता। यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हम समझेंगे। मैं इससे पहले भी समझाया हूँ को, कंप्रेशन कब बनता बेटे? कंप्रेशन कब बनता? वहाँ कंप्रेशन तभी बनता जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आते। ठीक है, पार्टिकल कंप्रेस हो जाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज है, ठीक है, डेंसिटी बी कैसी है बेटा? हाई है, और प्रेशर भी कैसा है बेटा? हाई रहता है एकदम। यहाँ पर प्रेशर भी लेस, डेंसिटी भी लेस, ठीक है, और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर रहेंगे, फार अवे यानी कि एक दूसरे से फासले पे रहेंगे, राइट। यहाँ पर दिखाया गया है कंप्रेशन को इस तरीके से दिखाते,
ये हो गया रेरफैक्शन, रेरफैक्शन, ठीक है। रेरफैक्शन को बोलते तलतीफ, और कंप्रेशन को बोलते तकसीफ। तकसीफ क्यों बोल रहे? क्योंकि वहां की कसाफत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए डेंसिटी का वैल्यू हाई चढ़ गया। देखिए ये डेंसिटी का एक्सिस है, ये डेंसिटी का एक्सिस है, तो डेंसिटी के एक्सिस पे हाई, ठीक है। यह बन गया कंप्रेशन। उसके बाद में राइट, देखिए कम हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, राइट, ये हो गया। उसके बाद में फिर डेंसिटी बढ़ रही, फिर डेंसिटी घट रही, फिर डेंसिटी बढ़ रही, फिर डेंसिटी घट रही, है नहीं? इस तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कंप्रेशन किसे देखें आप, कंप्रेशन के इलाके की नुमाइंदगी लहर के ऊपरी हिस्से से होती है। अभी देखिए ना थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि भाई ऊपरी हिस्से में यहाँ पर कंप्रेशन रहेगा, नीचे रहेगा रेरफैक्शन, ठीक है। तो लहर के ऊपरी हिस्से से किसकी नुमाइंदगी हो रही है बेटा? कंप्रेशन वाले। यहाँ पर ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ ज़र्रात एक साथ जमा होते, मालूम है। इस खित्ते में कसाफत और दबाव हमेशा ज़्यादा होता है, ये भी देख लिया हम ऑलरेडी। रेरफैक्शन लहर के निचले हिस्से से जाहिर होता है, ठीक है। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ ज़र्रात अलग अलग दूर दूर हो जाते, यहाँ पर हमेशा कम प्रेशर होता है, ठीक है, और दबाव भी कम होता बेटा। प्रेशर एज वेल एज डेंसिटी बोथ आर लेस, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा क्रेस्ट और ट्रफ भी मैं आपको समझा देता हूँ, और वेवलेंथ समझा देता हूँ, ठीक है। क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप समझिए अच्छे से। उसके बाद में पिच और लाउडनेस हम ऑलरेडी समझे हैं, फिर भी एक मर्तबा देखते हैं आगे। क्रेस्ट क्या चीज़ है? क्रेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं उर्दू में फराज, ठीक है। ये बोलता है ट्रफ भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं नशेब, ठीक है। फराज यानी कि फराज का मतलब वो इलाका है जो कुछ बुलंदी पे हो। नशेबी इलाके हम उनको बोलते हैं जो नीचे की तरफ में हो। अगर से मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके हाथ में एक रस्सी है, अगर आप कुछ ऐसे झटका देते हैं तो रस्सी की कैफियत कुछ ऐसी हो जाती, ठीक है। अब उसके बाद में ये नीचे मीडियम वाला लाइन डालिए एकदम, मतलब जो बीच में, यहाँ पर पार्टिकल सबसे ऊपर गया, ये नुक्ते को हम बोलेंगे फराज। यहाँ पर पार्टिकल सबसे नीचे गया, इसको बोलेंगे नशेब, ठीक है। राइट, ये कर्व की चोटी है, चोटी, ठीक है। और ये कर्व का वेव का सबसे निचला नुक्ता है, ये सबसे ऊपरी नुक्ता, ये सबसे निचला नुक्ता। सबसे ऊपरी वाले को बोलते हैं फराज, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं नशेब, ठीक है। अभी ऊपर वाला रीजन, ये नीचे वाला रीजन, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव बोल सकते हैं। पार्टिकल ऊपर जितना जाएगा नीचे भी उतना ही जाएगा, उतना ही फासला कवर करेगा, ठीक है। बड़े अच्छे समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, ठीक है। क्रेस्ट क्या है? ये यहाँ पे गलत दिया है, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, कर्व बोलना चाह रहा है, ठीक है। कर्व को ऐसे लिखा हो, ठीक है। ये कर्व की चोटी है। चोटी किसको बोलते हैं? लड़कियों वाली चोटी नहीं, कोई भी चीज़ का इंतहाई नुक्ता, सबसे ऊपरी वाला, ठीक है। और ये कर्व की परत है। ट्रफ यानी कि सबसे नीचे वाला, कर्व की परत है। इंग्लिश वाला मत देखिए, उतना प्रॉपर नहीं है ये डेफिनेशन, ठीक है। अब वेवलेंथ किसको बोले सर? बड़े अच्छे से देखो सर, पहले तो ये वेव ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, उसके बाद में फिर आया क्रेस्ट, फिर आया ट्रफ, है नहीं? तो ये दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ रहता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, राइट। बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये दो क्रेस्ट जो एक के बाद एक आ रहे उनको बोलते हैं मुत्तसिला फराज। मुत्तसिला यानी कि एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद दूसरा, ठीक है। एक के बाद तीसरा नहीं लेना है, ठीक है सर। ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट के बीच में नहीं लेना है, गलत है, गलत। पहले के बाद दूसरा, दो एक के बाद एक आने वाले जो फराज है उनके बीच में जो फासला रहेगा उसको बोलेंगे हम वेव लेंथ या तूल मौज। तूल मौज यानी कि मौज का तूल, ठीक है। अगर से आप यहाँ देखिए, ये पहली वाली वेव है, ठीक है। यहाँ एक क्रेस्ट है, वेवलेंथ देखो छोटा है। एक बड़ी वाली वेव डालता हूँ, यहाँ एक क्रेस्ट है, यहाँ एक क्रेस्ट है, दोनों के बीच में देखिए
वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ऑरेंज कलर सही दिख रहा है, देखो ऑरेंज कलर दिखा ना, सही से दिखाई दे रहा, फिक्का दिख रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी अब उसके बाद सर ये तो ये वाली मौज में तो देखे सर, इसको कोसी वाली मौज बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं अर्जी मौज, ठीक है। सर तूली मौज में बताइए, तूली मौज में तो क्रेस्ट ट्रफ नहीं रहते, तूली मौज में तो रहते एक जगह कंप्रेशन, फिर रहता रेरफैक्शन, ठीक है, फिर रहता कंप्रेशन, फिर रहता रेरफैक्शन, फिर रहता कंप्रेशन, फिर रहता रेरफैक्शन, ठीक है, फिर ये हो गया कंप्रेशन, फिर हो गया रेरफैक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, दो कंप्रेशंस के बीच में जो लेंथ रहेगा उसको वेवलेंथ बोलिए, या दो रेरफैक्शंस के बीच में जो लेंथ रहेगा उसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। ये वाला हो गया, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कंप्रेशन, उसके बाद में रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन, ठीक है, लास्ट वाला हो गया कंप्रेशन, ठीक है। ये दो कंप्रेशन के बीच में आप ले लीजिए लैम्बडा, या फिर दो रेरफैक्शंस के बीच में ले लीजिए लैम्बडा, चलता कोई भी, लेकिन एक कंप्रेशन एक रेरफैक्शन नहीं ले सकते। अगर आप एक कंप्रेशन और एक रेरफैक्शन के बीच में ले लेंगे तो हो जाता है लैम्बडा बाई 2, ठीक है, आधा लैम्बडा, आधा लैम्बडा, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से। और पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहे, ठीक है, एक सेकंड में कितने ज्यादा बार ऑसिलेट कर रहे, मान लो एक मर्तबा में 10 मर्तबा ऑसिलेट करे, तो जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो 10 हर्ट्ज की रहेंगी। फ्रीक्वेंसी को उर्दू में बोलते हैं ताद्दुद, जो कि बताता है तेदाद को, किस चीज की तेदाद को, कितनी तेदाद में ऑसिलेशंस हो रहे, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस की तेदाद है उसको बोलते हैं ताद्दुद, फ्रीक्वेंसी एफ हम बोलेंगे, ठीक है। फी यूनिट वक्त के ऑसिलेशन, यानी कि एक वक्त में होने वाले ऑसिलेशन की तेदाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा, हो सकता है कि स्लो ऑसिलेट करे, तो एक मरतबा यहाँ से निकला, फिर जाके फिर वापस आया, हो सकता है कि जाके आने के लिए उसको 2 सेकंड लगे, यानी कि जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए या एक ऑसिलेशन के लिए उसको 2 सेकंड अगर से लगे तो उसका टाइम पीरियड, ठीक है, वक्त दौरान जिसको बोलते हैं, वक्त दौरान हम बोलेंगे, ठीक है, कैपिटल टी जाहिर करते हैं, तो वो 2 सेकंड। कोई एक पार्टिकल है जाके आने में, ठीक है, 4 सेकंड लेता, यानी कि जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड हुआ, यानी कि एक चक्कर लगाने के लिए, एक मर्तबा एहतजाज करने के लिए, एक मर्तबा इर्तियाश करने के लिए लिया गया वक्त, एक इर्तियाश करने के लिए, एक दौर लगाने के लिए लिया गया वक्त क्या कहलाता है, ठीक है, टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है बेटा, हर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में हम HZ डालते, और टाइम पीरियड तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड कुछ भी ले सकता है वो, तो टाइम के यूनिट हो गए सेकंड, ठीक है। एक खास चीज बता के लेक्चर खत्म करता हूं, एक खास चीज बता के टॉपिक खत्म करता हूं। मान लीजिए यहां पर पार्टिकल एक ऑसिलेशन करने के लिए यहां से शुरू किया, जाके वापस आया, ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लिया एक ऑसिलेशन के लिए, तो टाइम पीरियड 4 सेकंड हो गया, ठीक है। अगर से मैं इसको जुमला 40 सेकंड दूं जुमला, तो 10 ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अगर एक ऑसिलेशन 4 सेकंड में हो रहा, तो 40 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, राइट, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी हो गई 10 की, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर देखिए एक पार्टिकल है जो कि एक ऑसिलेशन सिर्फ 1 सेकंड में कर रहा, ओ हो, मतलब जाना आधा सेकंड, आना आधा सेकंड, टाइम पीरियड सिर्फ 1 सेकंड है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पार्टिकल को 40 सेकंड दूं, अगर 1 सेकंड में एक करेंगे तो 40 सेकंड में कितनी तादाद हो जाएंगी, 40 ऑसिलेशन करेंगे वो,
ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड ज्यादा रहने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, या टाइम पीरियड कम रहने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर 4 सेकंड का बहुत लंबा वक्त ले रहा, इसलिए ज्यादा तादाद में ऑसिलेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑसिलेशन जल्दी कंप्लीट हो गया, 1 ही सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो ऑसिलेशन की तादाद भी ज़्यादा रहेगी। जब एक ऑसिलेशन के लिए टाइम बढ़ जाता तो ऑसिलेशन की तादाद घट जाती, जब एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कम लेते तो ऑसिलेशन की तादाद भी ज़्यादा हो जाती। मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे रहने की वजह से हम उसको ऐसा लिखते हैं 1/ν। ठीक है, t इक्वल्स टू 1/ν लिख सकते हैं, या ν इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं, एक ही बात है। अदला बदली कर लीजिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता आराम से। ठीक है, हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स नाउ। ये डेफिनेशन पे मत जाइए, I do not prefer this। इंग्लिश वाला पढ़ना है पढ़ सकते हैं। द टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेस, इंग्लिश वाला भी उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, ये थोड़े स्टैंडर्ड डेफिनेशंस नहीं है मेरे हिसाब से, मैं किताब में नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशंस थोड़ा कुछ और है जो मैं लिखा के देता हूँ आपको। हाँ, यह दिया है, देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, हम बताए ना अभी थोड़ी देर पहले, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी जाहिर करते, कोई कोई इस लेटर से भी जाहिर करते, इस लेटर को बोलते हैं नो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नो नो नो, कोई कोई न्यू बोलते, बट मैं नहीं बोलता, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, नो बोलेंगे हम, नो। ठीक है, न्यू नहीं बोलेंगे। ठीक है, और आप डेफिनेशंस जो है अभी लिख लीजिए 2 मिनट में, मैं लिखवा देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में मुकम्मल किए गए दौरों की तादाद को ताद्दुद कहते हैं। इकाई क्या होगी इसकी, 1/सेकंड बोल सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही 1/टाइम है, तो 1/सेकंड यूनिट बनेगा, या फिर HZ हर्ट्ज बोल सकते, यहीं पे लिखा हुआ है। और टाइम पीरियड कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड, ठीक है, एक दौर मुकम्मल करने के लिए लिया गया वक्त, वक्त दौरान कहलाता है। हर पार्टिकल को ज़रूरी नहीं है कि एक दौर कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लगे, कुछ कुछ पार्टिकल्स फुल खा पी के एकदम मट्ठूस हो जाते, तो उन्होंने एक दौर मुकम्मल करने के लिए 20 सेकंड भी ले सकते, उनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता। ठीक है, ओहो शायद आप नहीं लिखे होगे, ठीक है, लिख लीजिए। एक दौर मुकम्मल करने के लिए लिया गया वक्त, एक दौर मुकम्मल करने के लिए लिया गया वक्त, फिर से बोल रहा हूँ, एक दौर मुकम्मल करने के लिए लिया गया वक्त। ठीक है, हम इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पिच और लाउडनेस अगली क्लास में आएगा इंशाल्लाह, जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। आज हम पढ़े फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है। इंशाल्लाह अगली क्लास में इनको 2-4 मिनट 5 मिनट में रिवाइज कराते हुए हम आगे लेके चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ना, आप पढ़ते रहना, आप पढ़ते रहना है, आप पढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे तो मैं 5 मिनट में अगर रिकैप करूँगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाता अच्छे से। टिल देन you please take care of yourself. Have a nice day. Thank you.